अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 14 के, और चैप्टर 14 आपके पास पार्टिकल फिजिक्स था। चैप्टर 14 का जो पहला न्यूमेरिकल गिवन है वो कुछ इस तरह से है। उसकी स्टेटमेंट ये है, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस अंडरगोज अल्फा डिके emitting an alpha particle which is helium nucleus with a mass of 4.00151 AMU. AMU stands for atomic mass unit, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में U भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखा है, वैसे सिंबॉलिकली आप इसको सिंपल U से लिख सकते हैं। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन अल्फा डिके प्रोसेस। इस अल्फा डिके प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होगी? द स्पीड ऑफ लाइट c is approximately 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड AMU या 1 AMU is approximately equal to 931.5 MeV per c square। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए मैं इसका रिएक्शन लिखूंगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका रिएक्शन। रिएक्शन इसका कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 जो कि इसका मास नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। ये कन्वर्ट होता है किसी दूसरे एलिमेंट में बाय अल्फा डिके। तो जब यहां से अल्फा डिके होता है, जैसे हीलियम 24 आपके पास अल्फा पार्टिकल होता है, तो इसकी वजह से अल्फा डिके की वजह से यहाँ पे जो एलिमेंट बनता है उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स कम होगा और मास नंबर 4 यूनिट कम होगा, और ऐसा एलिमेंट जो होता है ना उसको थोरियम कहते हैं। तो ये थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 234 होगा। देखिए एटॉमिक में यूनिट 2 यूनिट डिक्रीज करना है और मास यूनिट 4 यूनिट डिक्रीज करना है फॉर अल्फा डिके, और यहाँ पे साथ में Q अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो हमने बताना है कि ये Q अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कितनी है। तो अब हमें इस न्यूमेरिकल के लिए कुछ और चीजें गिवन होनी चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे गिवन होना चाहिए था थोरियम का मास ये कितना है, इसके अलावा यूरेनियम का मास कितना है ये भी गिवन होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ चीजें गिवन भी हैं, जैसे जो 1 AMU है उसकी वैल्यू गिवन है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसके अलावा जो मास ऑफ हीलियम है वो भी गिवन है। लेकिन हमें इन दो न्यूक्लियाई के मासेस गिवन नहीं है। तो अब मैं इसके लिए डेटा लिखता हूं कि जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है। इसका कुछ डेटा गिवन है और कुछ हम खुद से लिखेंगे। सबसे पहले देखें हमें जो चीज गिवन है वो क्या है। यहां पे गिवन है मास ऑफ हीलियम 24। हीलियम 24 का मास क्या है? मास ऑफ हीलियम 24 जो कि होता है, जिसका मास गिवन है 4.00151 U गिवन है। इसके अलावा हमें गिवन होना चाहिए था यूरेनियम का भी मास। तो मैं लिख लेता हूं मास ऑफ यूरेनियम 92 238, इसकी वैल्यू होती है 238.0504 U, और इसके बाद मास ऑफ थोरियम जो कि 90 और 234 है, इसका मास गिवन होता है 234.04367 मास होता है इसका। और इसके साथ भी आखिर में यूनिट्स क्या है? ये U है, याद रखिएगा। ये यूनिट्स क्या है? U, और यहां पे भी U होगा। इसके अलावा जो स्पीड ऑफ लाइट है c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1 U इक्वल होता है 931.5 MeV पर c स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी हैव टू फाइंड, चलो मैं ये लिख लेता हूं। We have to find, क्या चीज फाइंड करनी है? हमें Q अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस पूरे रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ये एनर्जी आती कैसे है? जैसे यहाँ पे आपके पास यूरेनियम 238 है, ये थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो आपके पास
इस साइड पे जो प्रोडक्ट बनते हैं इनका मास इस रिएक्टेंट के मास से कम होता है। ये मास क्या होता है, यूरेनियम 238 का मास ज्यादा होगा, थोरियम और हीलियम 24 का मास इससे कम होगा, जिसकी वजह से एक मास डिफेक्ट आता है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि मास डिफेक्ट कितना है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लिखूंगा व्हाट इज मास डिफेक्ट। इसका सॉल्यूशन हमने करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यूरेनियम 238 के मास में से जो आपके पास प्रोडक्ट है उनका मास को माइनस करना है। तो मास डिफेक्ट को मैं डेल्टा एम से डिनोट करता हूं। डेल्टा एम इक्वल होगा इसके मास से मास ऑफ यूरेनियम 92 238 माइनस इन दोनों के मास को माइनस करना है, मास ऑफ थोरियम 92 90 एंड 234 प्लस हीलियम 24, इनके मासेस को माइनस करना है। तो हमारे पास डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा, देखिए यूरेनियम का मास कितना है, यूरेनियम का मास 238.054 U माइनस मास ऑफ थोरियम। थोरियम का मास कितना है, अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो थोरियम का होता है 234.04367 माइनस, बल्कि प्लस यहाँ पे हीलियम 24 का मास है 4.00151 और इन सब के साथ जो यूनिट्स आएंगे वो मास की यूनिट यहाँ पे U है तो U इसके यूनिट्स आ जाएंगे। तो अब मैं इसको डिफरेंस कर लेता हूं यूजिंग कैलकुलेटर। 230, तो यहां से हमारे पास जो आंसर आता है वो कुछ इस तरह से आता है, डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.00561 U आ रहा है। अब हमने इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इज वी नो E इज इक्वल टू, E से मतलब यहां पे Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। तो यहां से हम अगर वैल्यू पुट कर लें, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो Q हमारे पास इक्वल हो जाएगी, मास की जगह डेल्टा एम की जगह 0.00561 इंटू C की जगह C स्पीड ऑफ लाइट और मास की जगह देखिए मास की यूनिट्स U हैं तो U अपनी जगह पे इंटू C स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। अब U की वैल्यू जरा पुट कर लो तो Q इक्वल हो जाएगा 0.00561 इंटू U की जगह क्या पुट करेंगे 931.5 MeV ओवर C स्क्वायर और यहाँ पे ये C स्क्वायर अपनी जगह पे है तो ये C स्क्वायर इस C स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास जो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या बनेगी, मल्टीप्लाई बाय वो प्रीवियस आंसर को मल्टीप्लाई करता हूँ 931.5 तो हमारे पास आंसर आता है 5.225 MeV। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि यहाँ पे रिलीज होगी। अच्छा, इसमें आपने एक काम करना है, ये C स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे देखें जो आपके पास U होता है उसमें डिवाइडेड बाय C स्क्वायर होता है। तो ये C स्क्वायर और यहाँ के ये जो C स्क्वायर है आपस में कट जाते हैं। आपने U की जगह ये वाली वैल्यू आखिर में आपने पुट कर लेनी है तो आपके पास फाइनल आंसर इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है 5.22 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास Q अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कब? जब आपके पास कोई अल्फा डिके होता है, जब यूरेनियम कन्वर्ट होता है थोरियम में विद इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और यहाँ पे कुछ Q अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी कितनी है अभी हमने कैलकुलेट की 5.22 MeV एनर्जी भी साथ में रिलीज होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। प्रॉब्लम 2 की स्टेटमेंट ये है, कार्बन 14 न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा माइनस डिके, कि एक कार्बन 14 न्यूक्लियस है जो कि बीटा माइनस डिके करता है और इस दौरान वो क्या करता है, इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल
या बीटा माइनस पार्टिकल जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है विद नेग्लेजिबल मास, तो इस दौरान वो क्या करता है, वो कार्बन 14 का जो न्यूक्लियस है वो बीटा पार्टिकल को इमिट करता है जिसका मास क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन दिस बीटा माइनस डिके प्रोसेस, इस माइनस डिके प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज है वो कितनी है, ये आपने कैलकुलेट करनी है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो इस रिएक्शन के लिए भी सबसे पहले हमने एक इस प्रोसेस के लिए भी एक रिएक्शन लिखना है। तो देखिए रिएक्शन क्या है, कार्बन 14 बीटा माइनस डिके करता है। तो कार्बन 14 हमारे पास देखें, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 14 होता है। ये नाइट्रोजन 714 में कन्वर्ट होगा, क्यों? क्योंकि बीटा माइनस डिके में एटॉमिक नंबर 1 ज्यादा होता है और मास नंबर सेम रहता है, और यहाँ पे इसका जो मास नंबर होता है बीटा माइनस पार्टिकल का ये 0 होता है। और इसके साथ हमेशा एक एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होता है टू कंजर्व द इलेक्ट्रॉन नंबर, और साथ में यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो अगेन देख लें, कार्बन 14 जब आपके पास बीटा माइनस डिके करेगा तो ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होगा, साथ में आपके पास एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है और साथ में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो अब इस रिएक्शन के लिए अगेन कुछ डेटा गिवन नहीं है, तो ये आपने कहीं से लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे एग्जाम में आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी क्योंकि ये याद रखना इतना आसान नहीं है, तो एग्जाम में ये वैल्यूज एटलीस्ट आपको गिवन होंगे अगर ये न्यूमेरिकल कहीं एग्जाम में आता है तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कार्बन 614 है, इसका मास कितना होता है, मास ऑफ कार्बन 614 इज इक्वल टू 14.003242 होता है। एंड इस तरह से जो नाइट्रोजन 714 है, मास ऑफ नाइट्रोजन 14.003074 U होता है। और हमें ये भी पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 931.5 MeV पर C² होती है। और इस पूरे रिएक्शन में हमने Q अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे मास डिफेक्ट पहले फाइंड करूंगा। सोल्यूशन इसका क्या होगा, सबसे पहले हमें मास डिफेक्ट फाइंड करना है। तो मास डिफेक्ट क्या होगा, मास डिफेक्ट इसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। पिछले न्यूमेरिकल में हमने इसको डिस्कस किया था। मास डिफेक्ट देखें, असल में ये जो रिएक्टेंट का मास है उसके मुकाबले में प्रोडक्ट का मास क्या होगा, कम होगा। ये मास क्या है, कम, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से ये ज्यादा मास होने की वजह से इसके मास और इसके मास में एक डिफरेंस आएगा। वो जो डिफरेंस इन मास होता है उसको आप मास डिफेक्ट कहते हैं, और मास डिफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो मास डिफेक्ट हमें फाइंड करना है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट इक्वल होता है मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ इधर से नाइट्रोजन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनोज के मास को यहाँ पे क्यों नहीं शामिल कर रहे, क्योंकि इन्होंने गिवन किया है कि जो आपके पास बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है, नेग्लेजिबल है। तो इसको अगर आप ना भी शामिल करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास देखें ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ये भी नेग्लेजिबल मास के होते हैं और बीटा पार्टिकल भी नेग्लेजिबल मास के है। तो अब जरा हम डेल्टा एम निकालें, तो डेल्टा एम इक्वल होगा, मास ऑफ कार्बन कितना है, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 14.003242 U माइनस दूसरा मास नाइट्रोजन का कितना है 14.003074 U। तो अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है डेल्टा एम इज इक्वल टू 1.68 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे यूनिट इसके U अपनी जगह पे रहेंगे। अब हमने इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हम कहेंगे एज वी नो, क्या हम जानते हैं डेल्टा Q या फिर Q इक्वल होता है डेल्टा एम C² के। तो Q जो अमाउंट ऑफ हीट यहां से इमिट होगी, डेल्टा एम कितना है 1.68 10⁻⁻⁴ इंटू यहां पे U है इंटू C² आएगा। अब U की जगह 931.5 पुट कर लें, Q इज इक्वल टू 168 इंटू 10⁻⁻⁴। C की U की वैल्यू कितनी होती है 931.5 MeV
ओवर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर से कट जाएगा और यहां से आपके पास जो आंसर आएगा 931.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है Q इज इक्वल टू 0.156 MeV। ये आपके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि बीटा माइनस डिके की सूरत में इमिट होती है। अब यहाँ पे हमने कुछ चीजें निगलेक्ट की हैं, जैसे बीटा माइनस पार्टिकल के मास को और न्यूट्रिनो के मास को निगलेक्ट किया है। अगर आप इसको शामिल करेंगे तो ये आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ये करेक्ट इसकी अप्रोच है कि आप, क्योंकि उन्होंने गिवन किया है कि यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल है उसका मास क्या है, नेग्लेजिबल है। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ न्यूक्लियस अंडरगोज अ गामा डिके इमिटिंग अ गामा रे फोटोन। कि एक न्यूक्लियस में क्या होता है, गामा रे डिके होता है और वहां से गामा रे फोटोन इमिट होता है विद एनर्जी 2.00 MeV। आपके पास वहां पे जो गामा रे फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, 2.00 MeV है, और आपने कैलकुलेट करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इस फोटोन की वेवलेंथ क्या है। तो हम इसमें जरा पहले डेटा लिख लेते हैं कि डेटा हमें क्या गिवन है। सबसे पहले आपको एनर्जी गिवन है, एनर्जी गिवन है 2 MeV। एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 2 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले आपने इस एनर्जी को जाउल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2 मिलियन का मतलब 10⁶, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.602 10⁻⁻19 जाउल के। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। अगर मैं इसको कैलकुलेटर से देख लूं तो मेरे पास जो एनर्जी आ रही है कितनी है, E इज इक्वल टू 3.204 10⁻⁻19 जाउल। और इसके बाद हमें और क्या गिवन है, हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वी हैव टू फाइंड क्या है, हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एनर्जी और वेवलेंथ को रिलेट करने वाली जो रिलेशन है वो आपके पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की या प्लांक्स इक्वेशन है, E इज इक्वल टू HF। एज वी नो E इज इक्वल टू HF, इसको प्लांक्स इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैं यहां पे लिख लेता हूं, H इज इक्वल टू 6.63 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड इसके यूनिट्स होते हैं। तो ये आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है। यहां से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो प्लांक्स कांस्टेंट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास इक्वल होगी डिवाइड बाय F के। तो अब यहां पे वैल्यूज पुट कर लो, पुटिंग द वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, E की वैल्यू कितनी है 3.204 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू कितनी होती है 6.63 10⁻⁻34, और यहाँ पे एनर्जी जाउल है और यहाँ पे जाउल सेकेंड, जाउल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास सेकेंड ही बचेगा। तो अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी इक्वल है 4.8 10⁻20 पर सेकेंड को कहते हैं हर्ट्ज। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगले स्टेप में हमने फाइंड आउट करना है इसकी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए अगेन आप यही फॉर्मूला यूज करें, E इज इक्वल टू HF, या फिर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए एज वी नो C इज इक्वल टू F लैम्डा होता है। जैसे V इज इक्वल टू F लैम्डा, अगर कुछ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर दी, जैसे गामा रे फोटोन है, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, उनके लिए क्या होता है C इज इक्वल टू F लैम्डा। यहां से आपने लैम्डा को इधर डिवाइड करना है तो C बाय लैम्डा इज इक्वल टू F आ जाएगा। अब यहाँ पे बल्कि हमें यहां से फाइंड आउट करना है लैम्डा, तो F को आप इधर डिवाइड कर दो,
F इज इक्वल C बाय एफ इज इक्वल टू, यहां से देखें हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इधर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे लैम्डा बच गया। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4.8 10⁻20 और यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय आंसर कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू आती है 6.2 10⁻−13 मीटर। दोबारा लिख लेता हूं मैं, 6.2 10⁻−13 मीटर, ये आपके पास लैम्डा आ जाती है। तो इतनी इसकी वेवलेंथ आ गई और ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, इफ द नेगेटिव सोल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन इज फॉर इलेक्ट्रॉन, कि जो नेगेटिव सोल्यूशन है डिराक इक्वेशन का वो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है, देन प्रूव दैट द पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर सेम इक्वेशन इज नॉट फॉर प्रोटॉन ऑफ सेम मोमेंटम, कि इसका जो पॉजिटिव सोल्यूशन है वो प्रोटॉन के लिए नहीं होगा जिसका मोमेंटम सेम, जितने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है उतना ही है, लेकिन उसका जो डिराक इक्वेशन का जो पॉजिटिव सोल्यूशन है वो प्रोटॉन के लिए नहीं होगा। क्यों यहाँ पे ये इस वजह से प्रोटॉन के लिए वो सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास में बहुत डिफरेंस है। जो प्रोटॉन का मास है वो तकरीबन 2000 टाइम, अगर आप इसको प्रिसाइसली बोलें तो 1836 टाइम ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में। तो इस वजह से अगर मोमेंटम दोनों का सेम भी है तो इनके सोल्यूशन सेम नहीं हो सकते क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि कंसिडर अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मोमेंटम p, के एक प्रोटॉन और एक जो इलेक्ट्रॉन है उनका मोमेंटम क्या है, p सेम है। द एनर्जी फॉर ईच पार्टिकल विद सेम मोमेंटम इज गिवन बाय, कि आपके पास हर एक पार्टिकल के लिए जिनका मोमेंटम सेम है उनके लिए एनर्जी का सोल्यूशन ये गिवन है, E इज इक्वल टू, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात पहले कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन में E इज इक्वल टू -√p² प्लस me² C⁴ ये आपके पास डिराक इक्वेशन का नेगेटिव सोल्यूशन है। अब डिराक इक्वेशन में सिंप्लीफिकेशन के लिए या अपनी आसानी के लिए जो C होता है स्पीड ऑफ लाइट उसको 1 लिया जाता है ताकि आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं इनको मैनिपुलेट करना आसान हो। तो इस वजह से यहाँ पे C की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो ये जो नेगेटिव सोल्यूशन है ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाता है, -√p², क्योंकि C² की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, me² और C⁴, क्योंकि 1 की पावर 4 ले लें वो भी 1 आता है, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। तो डिराक इक्वेशन में या डिराक इक्वेशन के सोल्यूशन में C की वैल्यू हमेशा 1 यूज की जाती है ताकि उसका जो मैथमेटिक्स है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में इस चीज में अगर आप आगे कहीं फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि इसमें जो C है 1 क्यों लेते हैं, ये अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए या आसानी के लिए। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो अब यहाँ पे अगर इसका नेगेटिव सोल्यूशन हम देखें तो -√p² me² फॉर इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 या A कह देता हूं। अगर प्रोटॉन के लिए बात करें तो सेम इसका पॉजिटिव सोल्यूशन ले लेते हैं, p² c² प्लस mp² C⁴ है। यहाँ पे देखें मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन था, बाकी मोमेंटम तो दोनों का सेम है तो मोमेंटम हम एज इट इज रख लेंगे। यहाँ पे C की वैल्यू अगर 1 पुट कर लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, √p² प्लस mp² आ जाएगा कि p² मोमेंटम का स्क्वायर प्लस मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। तो अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखें तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन के मास का स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन का मास का स्क्वायर है। तो प्रोटॉन का मास क्योंकि ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में, तो इस वजह से इसकी जो एनर्जी होगी विद सेम मोमेंटम वो ज्यादा होनी है। तो बिल्कुल भी ये जो सोल्यूशन है ये आपके पास प्रोटॉन के लिए नहीं हो सकता, जो सिमिलर इलेक्ट्रॉन के सोल्यूशन की तरह का सेम सोल्यूशन फॉर प्रोटॉन नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है। सिंस मास ऑफ प्रोटॉन mp इज
1836 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स मास me। अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 938.272 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। तो आप इस इक्वेशन ए और बी से ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि therefore from equation A and B, if negative solution of Dirac equation is for electron, अगर negative solution electron के लिए है, then the positive solution of Dirac equation is not for the proton of same momentum, कि जो positive solution है वो proton of same momentum के लिए नहीं होगा। हाँ, ये positron के लिए हो सकता है। अगर आप इसी solution को देखेंगे, same momentum की बात करेंगे, तो यही जो solution with positive सोल्यूशन होगा वो पॉजिट्रॉन के लिए हो सकता है, लेकिन ये प्रोटॉन के लिए नहीं होगा। इसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे फेडरल बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है, शो दैट द फॉलोइंग पार्टिकल रिएक्शन satisfy the law of conservation of charge, लेप्टॉन नंबर एंड बैरियन नंबर। कि ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे दो रिएक्शन गिवन है, जिसमें से मैंने पहला रिएक्शन यहाँ पे लिखा है और दूसरा रिएक्शन बाद में लिखूंगा। तो पहले रिएक्शन में आपने ये तीन कंजर्वेशन लॉज को देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन नंबर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर को चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करूं तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूं चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड पे मैं चार्ज को देखता हूं तो यहाँ पे देखें ये जो पायोन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका चार्ज कितना हुआ, -1 हो गया। और यहाँ पे आपके पास एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे वैसे ही आपको पता है कि +1 चार्ज होता है, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, +1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें -1 +1, तो ये चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज कितना है, 0 है। अगर मैं राइट हैंड साइड पे देख लूं, राइट हैंड साइड पे अगर मैं चार्ज देखूं तो देखें यहाँ पे K+ है, कायन प्लस है, तो इस पे प्लस होने की वजह से कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है। कायन माइनस पे कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज होगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आपके पास यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो इस पे भी चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखें +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के चार्ज के, सो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज सेटिस्फाइड। तो यहां पे चार्ज का लॉ क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन की। इसके बाद दूसरा या बी इसका कंजर्वेशन लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन नंबर। लैप्टॉन नंबर L को आपने चेक करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लैप्टॉन नंबर देखना है। तो इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये पायोन है, पायोन आपके पास मीज़ान्स होते हैं, इनके लिए लैप्टॉन नंबर 0 होता है। और यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन, प्रोटॉन एक बैरियन है, बैरियन के लिए लैप्टॉन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो लैप्टॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और इनके एंटी पार्टिकल्स आपके पास लैप्टॉन्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी लैप्टॉन लेफ्ट हैंड साइड पे भी मौजूद नहीं है, राइट हैंड साइड पे भी मौजूद नहीं है, तो दोनों साइड पे इनके लैप्टॉन नंबर 0 है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड पे लैप्टॉन नंबर क्या है, देखो पाई माइनस के लिए 0 और प्रोटॉन के लिए भी 0, तो यहाँ पे लैप्टॉन नंबर क्या हो गया, 0। अगर मैं राइट हैंड साइड पे देख लूं तो यहां पे भी देखें K+ के लिए लैप्टॉन नंबर क्या होता है, 0, K- के लिए भी लैप्टॉन नंबर क्या होता है, 0, और जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो आपके पास बैरियन है, तो इसके लिए लैप्टॉन नंबर क्या होगा, 0। तो L इज इक्वल टू 0। तो लैप्टॉन नंबर दोनों जगह पे क्या है, 0 0 आ रहे हैं। तो सो लैप्टॉन नंबर
on left hand side is equal to lepton number on right hand side. So law of conservation of lepton is satisfied. अब इसके बाद हम बैरियन नंबर की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। सी लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। बी को चेक करना है। देखें अब इस रिएक्शन को यहां पे देख सकते हैं कि ये पाई माइनस है। पाई माइनस एक मीजान है, तो इसके लिए जो बैरियन नंबर है वो 0 होगा। प्रोटॉन एक बैरियन है, तो इसके लिए बैरियन नंबर 1 है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, तो बैरियन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 0 पाई माइनस के लिए, और प्रोटॉन के लिए बैरियन नंबर +1 है। तो इस साइड पे बैरियन नंबर टोटल कितना आ गया? 1 आ गया। अगर हम राइट हैंड साइड पे देख लें बैरियन नंबर कितना होगा, तो देखें K+ K-, ये आपके पास मीजान्स हैं, और इनके लिए जो बैरियन नंबर है वो आपके पास 0 0, और न्यूट्रॉन के लिए बैरियन नंबर 1 आएगा। तो यहाँ पे K+ के लिए 0, K- के लिए 0, और न्यूट्रॉन के लिए बैरियन नंबर 1 है। तो बैरियन नंबर यहाँ पे कितना है? 1 1। तो दोनों साइड पे बैरियन नंबर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो वी कैन से दैट यहाँ पे बैरियन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल है। बैरियन नंबर on left hand side is equal to baryon number on right hand side. So law of conservation of baryon number B is satisfied. यहां पे क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर सेटिस्फाइड है। पार्ट बी कुछ इस तरह से है कि पाई प्लस म्यूऑन प्लस और म्यूऑनिक न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है। तो क्या इस रिएक्शन में चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर, ये लॉज कंजर्व होते हैं या नहीं, हमने ये चेक करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो यहां पे देख लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पाई प्लस है, तो इसके लिए चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूं चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखें यहां पे इस पे चार्ज कितना है? +1 है। और अगर मैं चार्ज ऑन राइट हैंड साइड पे बात कर लूं, चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, तो ये देखें आपके पास म्यूऑन प्लस पे चार्ज कितना है? क्योंकि प्लस है तो +1 चार्ज आ गया म्यूऑन प्लस पे। और आपके पास ये जो न्यूट्रिनो है, म्यूऑनिक न्यूट्रिनो, ये आपके पास न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो चार्ज है वो कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1। चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यहां से देखें इसका कंक्लूजन यही आ रहा है, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू चार्ज ऑन राइट हैंड साइड। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज सेटिस्फाइड हियर। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा लॉ कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, एल को हमने देखना है। अगेन मैं यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे लेप्टॉन नंबर देख लेते हैं। लेप्टॉन नंबर एल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पाई प्लस है। पाई प्लस के लिए जो लेप्टॉन नंबर है ये 0 है, क्योंकि ये पायोन आपके पास मीजान्स होते हैं, इनके लिए लेप्टॉन नंबर 0 होता है। अगर मैं लेप्टॉन नंबर ऑन राइट हैंड साइड को देखना चाहूँ, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास म्यूऑन प्लस है। म्यूऑन असल में म्यूऑन प्लस जो होता है ये आपके पास म्यूऑन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इसके लिए जो लेप्टॉन नंबर होता है वो आपके पास -1 होता है। तो इसके लिए लेप्टॉन नंबर क्या है? -1। और आपके पास
म्यूनिक न्यूट्रिनो के लिए लेप्टॉन नंबर +1 होता है, तो +1 -1 के साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी आपके पास जो लेप्टॉन नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। तो याद रखना ये आपके पास जो म्यूऑन प्लस है ये आपके पास एंटी पार्टिकल होता है म्यूऑन का, तो इसके लिए जो लेप्टॉन नंबर है वो -1 होगा, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने इसको -1 लेप्टॉन नंबर दिया है। तो +1 -1 के साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ से लेप्टॉन नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन हमारे पास सेम रहेगा कि लेप्टॉन नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेप्टॉन नंबर ऑन राइट हैंड साइड, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन इज सेटिस्फाइड। अब तीसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन, उसके लिए भी मैं इसको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड के लिए देख लेता हूं। बैरियन नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अगर यहां पे देखें ये पाई ऑन या पाई प्लस है, तो पाई प्लस एक मीजान है, बैरियन है नहीं, तो इसके लिए बैरियन नंबर क्या होगा, 0। राइट साइड पे दोनों लेप्टॉन्स हैं, तो लेप्टॉन्स के लिए जो बैरियन नंबर होता है वो 0 होता है, तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि बैरियन नंबर ऑन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0। तो बैरियन नंबर दोनों साइड पे क्या है, 0। बैरियन नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बैरियन नंबर ऑन राइट हैंड साइड, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर बी इज सेटिस्फाइड हियर। तो यहाँ पे बैरियन नंबर का जो लॉ है वो क्या होता है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें ये रिएक्शन में तीनों कंजर्वेशन लॉज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपने ये न्यूमेरिकल यहां तक समझ लिए होंगे। अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आती है देन आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।